तो आप अगर गूगल पे, इस पे, यूट्यूब पे भी खोजोगे तो 10वीं के बाद क्या, इस पे सैकड़ों वीडियो आ जाएंगे, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि करना कैसे है, कैसे। तो 10वीं के बाद क्या, इस सवाल का क्या जवाब है? अगर एक बच्चा एवरेज है तो हर पेरेंट ये चाहता है और बच्चा भी ये चाहने लग गया कि भी मैं साइंस पढूं ताकि ये लगूं कि मैं ब्राइट हूं। पेरेंट्स जैसे 10वीं के बाद ये सोचते हैं कि इसको आर्ट्स दिलाई जाए, कॉमर्स दिलाई जाए या साइंस दिलाई जाए। मोस्टली आजकल क्या है, साइंस साइंस पे ही सब। अगर किसी बच्चे ने साइंस नहीं ली है तो पेरेंट्स भी अपसेट हो जाते हैं, साइंस नहीं ली। इमेज बन गई है कि भी ब्राइट बच्चा मतलब साइंस और साइंस मतलब ब्राइट बच्चा। तो ये जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है, इसमें किस तरह का टेस्ट है, ये कितना समय इसमें लगता है आपको करना? जैसे जैसे बच्चा जवाब देता है उस सॉफ्टवेयर उसको अलाइन करता जाता है कि इसका इंटरेस्ट इस तरफ जा रहा है तो ये बढ़िया स्पोर्ट्स पर्सन बनेगा, जर्नलिस्ट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अच्छा, मैं गूगल पे सर्च कर रहा था साइकोमेट्रिक टेस्ट, इसकी कई लोग बहुत हजारों में फीस ले रहे हैं। अब ये बच्चों में भी जा रही है क्योंकि पेरेंट्स ने डाल दिए बचपन से उसको एक चीज के लिए ग्रिल करते आ रहे हैं कि तूने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंस पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, साइंस पढ़नी है। अच्छा डागर सर, प्रॉब्लम बच्चों में है या प्रॉब्लम पेरेंट्स में? नमस्कार दोस्तों, कोच कई तरह के होते हैं, लेकिन आज जिस कोच से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ वो कोच है करियर कोच। हमारे टाइम में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता था, माँ बाप या कोई घर में बड़ा समझदार समझा दिया करता और हम समझ जाया करते थे। खुद करियर कोच भी उसी ज़माने के हैं, लेकिन नए ज़माने के हिसाब से उन्होंने खुद को ढाला है और बच्चों को एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पुराने दोस्त हैं अमित डागर जी, और रोहतक से भिवानी इसलिए आया हूँ कि कुछ ऐसी बातें इनसे पूछ के जाऊँ जो पेरेंटिंग से जुड़ी हुई हों, जो आपके काम आ सकें। और सबसे बड़ा सवाल जो आज के दौर में है कि 10वीं के बाद हम क्या करें या 12वीं के बाद हम क्या करें, इस सवाल का जवाब कैसे मुकम्मल तरीके से खोजा जाए। और एक और चीज़ अभी नई है कि बच्चों की रुचि के हिसाब से उनका करियर देखा जाए, तो करियर में एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है, उसको कैसे एप्लीकेबल किया जा सकता है, उसको कैसे करवाया जा सकता है। तो इन सारे सवालों के जवाब हम अमित डागर सर से लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार धर्मेंद्र जी। सबसे पहले तो हरिभूमि टीवी पे आपका स्वागत जी, है। बहुत बहुत हरिभूमि के दर्शकों का स्वागत है, सभी को नमस्कार। अच्छा सर, सबसे पहले तो यही बताइए कि करियर कोच होता क्या है? ये कॉन्सेप्ट चला है कि बच्चों को करियर को लेकर अवेयरनेस नहीं होती। अच्छा। बहुत गिने चुने करियर्स होते हैं। अगर आप एक रैंडमली सर्वे लोगे तो लोगों को 3-4 करियर्स पता होते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पुलिस है, गवर्नमेंट जॉब है, एनडीए है, इस तरह का है। लेकिन बहुत वैरायटी है। हाँ, जो हम हजारों तो होंगे ही। हजारों जो हम बना सकते हैं, करियर बच्चे बना सकते हैं। और अच्छी बात ये होती है कि भी आप अपनी रुचि के हिसाब से, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अगर करियर बनाते हैं तो सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जी। लेकिन हम करते क्या है कि बच्चे को बस बचपन से ही ट्रेन करते रहते हैं कि जी आपको ये बनना है और उसी तरफ उसको लेते जाते हैं। उसकी इंटरेस्ट क्या है, उसकी पर्सनैलिटी कैसे है और उसके पास स्किल क्या है, ये हम नहीं देखते। हाँ, बस या तो डॉक्टर बन जाओ या आप इंजीनियरिंग में चले जाओ या फिर आप एनडीए में चले जाओ, और इन तीनों में भी सफल नहीं हो पाए तो फिर आप कांस्टेबल वगैरह कहीं गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर लो। इसी तरीके का पर्सपेक्टिव सबका पेरेंट्स का रहता है। अच्छा सर, जैसे आप करियर कोच हैं तो आप बच्चों से, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि 10वीं के बाद क्या? तो आप अगर गूगल पे, इस पे, यूट्यूब पे भी खोजोगे तो 10वीं के बाद क्या, इस पे सैकड़ों वीडियो आ जाएंगे, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि करना कैसे है, कैसे। तो 10वीं के बाद क्या, इस सवाल का क्या जवाब है? टेक्नोलॉजी हमारी बहुत मदद करती है और ये बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट हो रखा है। हालांकि साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत पुराना है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है साइकोमेट्रिक टेस्ट। अब थोड़ा पॉपुलर हो गया है क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं और यूज़ करने लगे हैं। मैनुअली होता था पहले, आजकल सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए हैं। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है और इस टेस्ट से आप, और 10th ही इसकी एक स्टेज होती है। 10वीं क्लास आइडियल स्टेज है जब बच्चों को ये करवा लेना चाहिए। तो आप ये समझ पाते हैं कि बच्चे की इंटरेस्ट, बच्चे की स्किल और उसकी पर्सनैलिटी, 3 चीज़ों का ये असेसमेंट लेता है। इनके हिसाब से वो कौन से करियर
चूज कर सकता है, आगे कौन सा पहले 11th में कौन सी स्ट्रीम पढ़ सकता है, और उसके बाद उसके हिसाब से कौन से करियर बना सकता मतलब कि पेरेंट्स जैसे 10वीं के बाद ये सोचते हैं कि इसको आर्ट्स दिलाई जाए, कॉमर्स दिलाई जाए या साइंस दिलाई जाए। है। जी, मोस्टली आजकल क्या है, साइंस साइंस पे ही सब। Yes. अगर किसी बच्चे ने साइंस नहीं ली है तो पेरेंट्स भी अपसेट हो जाते हैं कि साइंस नहीं ले रहा है। तो जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं या कॉमर्स लेते हैं, क्या वो कमज़ोर बच्चे होते हैं? ये अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में एक इमेज बन गई है कि भी ब्राइट बच्चा मतलब साइंस, और साइंस मतलब ब्राइट बच्चा। चाहे उस बच्चे की मार्क्स 50% हो, वो साइंस पढ़ रहा है मतलब वो ब्राइट है। मतलब ठीक है भाई, पढ़ने में वो। हाँ, और अगर किसी के पास 90% है तो उसको साइंस ही लेनी है। अच्छा, ये एक ये भी तय परसेप्शन बन है गई कि 10वीं में 90% आ गए तो साइंस ही लो। साइंस ही लो। हम्म, तो बड़ी ये समाज की बनाई हुई परसेप्शन है, पेरेंट्स की बनाई परसेप्शन है। और अगर एक बच्चा एवरेज है तो हर पेरेंट ये चाहता है, और बच्चा भी ये चाहने लग गया कि भी मैं साइंस पढ़ूं ताकि ये लगूं कि मैं ब्राइट हूं। हम्म, तो हमने ये दे दी है कि भी साइंस मीन्स ब्राइट। अदरवाइज आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अगर आपकी स्किल नहीं है साइंस में तो भी आप वैसे भी एवरेज रहने वाले हो, तो उसको पढ़ के क्या फायदा है। ठीक बात। लेकिन एक स्टिग्मा हो गया है आर्ट्स और कॉमर्स को लेकर हमारे बच्चों में भी और पेरेंट्स में भी, वो खतरनाक है, उसको हमें तोड़ना चाहिए। अच्छा सर, जैसे नीट की अगर आप बात करो तो मेरे 14-15 लाख बच्चे, 21 लाख बच्चे जैसे इस साल अपीयर हुए, और कितने बच्चों का सिलेक्शन 1 लाख सीट्स होते हैं। सीट्स है जिसमें BDS है, सब कुछ आ गया। हाँ जी, हाँ जी, उनको सारों को मिलाओ तो करीब 1,45,000 सीट्स होती हैं। अच्छा, तो इन सारी सीट जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं वो क्या करते हैं? हाँ, ये सवाल पेरेंट्स को इसका जवाब देना चाहिए कि भी वो बच्चे हर साल इतने बच्चे रह रहे हैं, और तभी मैं कहता हूँ कि उनका एप्टीट्यूड साइंस के लिए होता ही नहीं। और नीट के अलावा साइंस भी जो बच्चा पढ़ता है, नीट के अलावा भी उसके पास ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, अगर अब तो किसी- जैसे आप साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं तो कितने ऐसे बच्चे आपको मिले कि जो नीट की तैयारी में लगे हुए हैं लेकिन मजबूरी में लगे हुए हैं? ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है? अगर मेरे पास मैं 100% में से निकालूं तो नीट के जो होंगे उसमें 65 to 75% बच्चे ऐसे हैं जिनका एप्टीट्यूड वहाँ जाने का नहीं है? नहीं अच्छा। जाना चाहते हैं, मतलब पेरेंट्स का प्रेशर है और वो तैयारी भी कर रहे हैं या कोचिंग के लिए जा रहे हैं, जिनकी परसेंटेज भी कम है। अच्छा। तो जब साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, रिजल्ट आता है, तो पेरेंट्स को जब बताया जाता है तो पेरेंट्स बहुत ओपन नहीं होता इस चीज़ के लिए। उसने डिसाइड कर लिया मैंने डॉक्टर बनाना है, तो चाहे कोचिंग करके कुछ भी करना है, मेरे को मैं डॉक्टर बनाऊंगा। ही बनाना है बस। अच्छा। वो बच्चा आर्ट्स पढ़ के खुश रह सकता है और नीट से बढ़िया कर सकता है, लेकिन पेरेंट उस चीज़ के लिए ओपन नहीं। अच्छा, ये जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है इसमें किस तरह का टेस्ट है? ये कितना समय इसमें लगता है आपको करने में? करीब 1.5 घंटे का टेस्ट होता है, और इसमें इस टेस्ट को डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि जो अलग अलग फील्ड्स के सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी प्रोफाइलिंग की जाती है। अच्छा। कि बढ़िया डॉक्टर्स, बढ़िया इंजीनियर्स, बढ़िया जर्नलिस्ट, बढ़िया स्पोर्ट्स पर्सन, उनके इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, स्किल क्या है, और उसको एक क्वेश्चन फॉर्म में बना लिया जाता है। फिर रैंडमली बच्चे से, जब जो बच्चा टेस्ट देता है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चा जवाब देता है वो सॉफ्टवेयर उसको अलाइन करता जाता है कि इसका इंटरेस्ट इस तरफ जा रहा है तो ये बढ़िया स्पोर्ट्स पर्सन बनेगा, जर्नलिस्ट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। और जब वो एट द एंड ऑफ द टेस्ट वो जब वो सारे आंसर दे देता है तो एक हमें रिपोर्ट मिल जाती है कि बच्चे की ये स्किल है, ये पर्सनैलिटी है, ये इंटरेस्ट है। तो आपको इस फील्ड में जाना ठीक रहेगा। टॉप 5 करियर्स हम लेते हैं, उसमें से कोई भी 2 आप चूज कर सकते हो बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब हाँ। से। फिर हम बच्चे के मार्क्स देखते हैं, जैसे बच्चे की पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस कैसी है, पेरेंट्स से बात कर लेते हैं तो कोरिलेट हो जाती हैं। अब तक मैंने जितने भी टेस्ट किए हैं लगभग सभी में मुझे कोई भी ऐसी गलती नज़र नहीं आई कि ये टेस्ट सही नहीं गया। हर पेरेंट ने ये कंफर्म किया कि हाँ, जो टेस्ट में आया है ये 95 से अबव मैं कहता हूँ कि वो। अच्छा, मैं गूगल पे सर्च कर रहा था साइकोमेट्रिक टेस्ट, इसकी कई लोग बहुत हजारों में फीस ले रहे हैं। हाँ, बहुत महंगा टेस्ट है और क्योंकि आप बहुत, मतलब मुझे, मैंने सुना बहुत बहुत थोड़े में आप कर रहे हैं इसको। जी कितना आपके शायद 1000-2000 रुपये कुछ लेते हैं आप? जी, मैं 2400 रुपये लेता हूँ। हाँ।
क्योंकि लाइसेंस चीज़ है और मेरा प्रोफेशन नहीं है। जो लोग शहरों में करते हैं वो 10,000 से लेकर 20,000 25,000 तक कुछ भी ले हाँ सकते लेते हैं उस पे एक नो तो से कोई था वो 50-60 हजार रुपये भी हाँ लेते हैं। हाँ, इसकी फीस है। मैं इसको बच्चों की मदद के एंगल से ज़्यादा करता हूँ क्योंकि अपने एरिया में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। हाँ भिवानी जैसे शहरों में तो मतलब साइकोमेट्रिक टेस्ट बिल्कुल भी लेके नहीं, आना भी अपने आप में अपने आप में वही है। बड़ी मैंने बात मेरे है। बेटे का करवाया तो मैं जयपुर से करवा के आया था, फिर अच्छा। मैंने बेटी का करवाया उसका भी मैंने जयपुर से करवाया। तो तो मुझे जैसे लगा बेटा आपका एनडीए में उसका इंटरेस्ट दिख गया था। यस, जब मैंने करवाया ये टेस्ट तो जो करियर काउंसलर थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि या तो पुलिस या आर्म फोर्सेस, अच्छा। दो ऑप्शन उन्होंने हमारे को दी थी कि भी आप इस तरीके से कीजिए। और उसमें फिर उन्होंने मार्क्स देखे तो बेटे के मैथ थोड़ा वीक था, अच्छा। तो लेकिन उन्होंने बताया कि आपको मैथ चाहिएगा, तो उन्होंने कहा मैथ पे आप काम कर लो। तो इस टेस्ट से हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भी अगर मुझे करना है और मेरा वीक एरिया तो मैं उस पर मेहनत उस कर पर काम सकता। कर लूँगा। तब मुझे रियलाइज हुआ कि इतनी बड़ी मदद हो सकती है अगर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी है तो हमें यूज़ करनी चाहिए, बहुत महंगी भी नहीं है। और पेरेंट को डिसीजन लेना, एक करियर आप बच्चे को सारी उम्र उसने वो काम करना है, इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन आप गेस वर्क से ले रहे हो कि मेरे को ये पसंद है या मैं गेस कर रहा हूँ, हम क्यों नहीं टेस्ट करवाते, हमें करवाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम बच्चों में है या प्रॉब्लम पेरेंट्स में है? पहले तो पेरेंट्स में थी क्योंकि हम बड़े हैं, अब ये बच्चों में भी जा रही है क्योंकि पेरेंट्स ने वो डाल दिए बचपन से उसको एक चीज़ के लिए ग्रिल करते आ रहे हैं कि तूने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंस पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, साइंस पढ़नी है। तो वो अब बच्चों के लिए भी एक स्टेटस सा हो गया कि मेरे को साइंस ही पढ़नी है या मेरे को नीट ही करना है। बेशक वो कोचिंग लेके करे, फेल हो जाए, ड्रॉप करके करते हैं बच्चे कि 1 साल ड्रॉप हाँ कर दिया, कई 2 साल कई ड्रॉप होते कर हैं। दिया, और यहाँ नहीं होता तो फिर यूक्रेन से करते हैं, तो उसका कजाकिस्तान से करते हैं। हाँ बाहर से, मतलब तो वो एक अजीब सी जिद है, मुझे नहीं समझता। जब आसानी से आप कोई दूसरा कोर्स कर सकते हो तो क्यों उसके लिए परेशान हुआ जाए। हम्म। डॉक्टर सर, जो बच्चे होते हैं, आप पेरेंटिंग को लेके भी काफ़ी अच्छा जी। काम करते हो। मैं हम पढ़ते हैं, हम के रेगुलर पाठक भी हैं, प्रशंसक भी हैं। तो जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंटिंग का सबसे मूल आपको क्या लगता है, बच्चों को किस तरह पालना चाहिए? अगर एक कोई चीज मेरे से पूछी जाए तो मैं कहता हूँ नो पेरेंटिंग इज बेस्ट पेरेंटिंग। अच्छा। आप बच्चे को छोड़ दो। जंगल का पेड़ जो होता है ना, मैं पौधों का बहुत उदाहरण देता हूँ, पौधे और बच्चे जो हैं एक जैसे ही होते हैं। बाद में कटाई छटाई हो जाएगी, एक बार पनपने तो है। जंगल का पेड़ अपने आप ग्रो करता है, कहाँ से पानी लेता है, कहाँ से धूप लेता है, कहाँ से अपनी खाद लेता है और मजबूत होता है। आप घर में पेड़ लगाओ और एक जंगल का पेड़ लगाओ, पेड़ जंगल का पेड़ हमेशा मजबूत मिलेगा क्योंकि उसकी नेचुरल ग्रोथ होती है, अपने आप लड़ झगड़ के माहौल से, परिस्थितियों से वो बड़ा होता है। अच्छा, आप एक स्कूल भी रन करते हो जी। और आप जर्नलिज्म में भी रहे हो। आजकल का जो सबसे बड़ा बर्निंग इशू जिसको कहें कि वो ये है, हर कोई कहता है जी बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं। जी तो आपके पास जो पेरेंट्स आते हैं शायद वो भी कंप्लेंट जी करते जी, होंगे। ये हर पेरेंट की है, मतलब करियर के साथ साथ हर पेरेंट की। तो ये क्या वास्तव में इतनी बड़ी बीमारी इसको माना जाना चाहिए या नहीं है ये कोई बीमारी? आपका क्या अनुभव है इसको लेके? अ, एक स्टेज से पहले पहली बात, हर पेरेंट की अपनी सोच है मोबाइल को लेके और हमारे पास बहुत उदाहरण भी हैं। स्टीव जॉब्स, इसने एप्पल को हाँ, उन्होंने बनाया, अपने बच्चों को उसने नहीं अपने दिया बच्चों फोन। को नहीं दिया। तो उदाहरण के लिए उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हर पेरेंट की अपनी चॉइस होती है, पहली बात। दूसरी बात, मोबाइल डेफिनेटली नुकसान करता है, इसमें कोई शक नहीं, और हर अच्छा। पेरेंट को पता है ये चीज़। तो ये हर पेरेंट को डिसाइड करना होता है कि आपको मोबाइल कब देना है। जैसे आप बच्चों को 2 व्हीलर सिखाते हैं, उसकी एक एज है कि भी 18 साल के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। ऐसे ही मोबाइल की भी एक एज फिक्स करनी चाहिए। प्रॉब्लम वास्तव में है और आगे बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ ये एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि हम जब थे तब मोबाइल नहीं था। नहीं था जी, हमारे हमारे दौर में था नहीं वो चीज़। बच्चे मोबाइल के दौर में पैदा हुए हैं तो आप उनको दूर नहीं रख सकते। वो मतलब देखेंगे और आपको कन्विंस करना पड़ेगा आप उनको कि भी हाँ ये चीज़ है। पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मोबाइल एग्जिस्ट करता है, आप डिनाई नहीं कर सकते उस चीज़ को। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पेरेंट कहते हैं ना जी हम तो लैंडलाइन यूज़ करते थे। नहीं, आज मोबाइल के एज में बच्चा पैदा हुआ है, आपका टाइम और था, उसका टाइम और है, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चीज़। और फिर
उसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने वाली चीज़ है। मोबाइल अगर आप दे देंगे तो वो चीज़ आपके हाथ से छूट परमानेंट फिर, राइट। तो इसीलिए वो डिसीजन आपको पहले लेके रखना चाहिए कि मोबाइल किस एज पे देना है, और बच्चे को उस चीज़ के लिए कन्विंस कीजिए। ये चीज़ मैंने खुद की है, तो मैं अनुभव से बता सकता हूँ कि कामयाब है कि आप अपने बच्चे को कन्विंस कीजिए। भाई मैं तब दूंगा, जी ऐसे बोला जाएगा हाँ, उसको। बच्चे को आप कन्विंस कीजिए कि बेटा 12th के बाद आपको मोबाइल मिलेगा। बच्चे को क्लियर होता है। अगर पेरेंटिंग का एक बहुत अच्छा रूल है कि भी आप क्लैरिटी रखें। अगर आपको दुविधा है कि मोबाइल मुझे नहीं देना है, बच्चा रोएगा तो मैं दे दूंगा, तो दिक्कत है। आप क्लियर रखिए कि बेटा मोबाइल मिलेगा 10th के बाद, 12th के बाद, पहले बटन वाला मिलेगा, फिर स्मार्टफोन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और बच्चे को उस चीज़ के लिए कन्विंस कीजिए कि आप क्यों नहीं देंगे उससे। आप रीजन चाहिए उनको, बच्चों के साथ बात कीजिए, क्योंकि ये आज की पीढ़ी लॉजिकल बात करती है। यस, अगर आप ऑर्डर दोगे कि नहीं ये करना, नहीं, बच्चा हमारा सर्वेंट नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, वो हमारा बच्चा है, आपका उसके साथ रिलेशन है। तो बातचीत से कोई भी चीज़, मतलब पेरेंटिंग का गोल्डन रूल है भी, आप कभी भी कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं करेंगे बच्चों से। कम्युनिकेशन रखिए, उनको कन्विंस कीजिए, अपने बच्चे हैं, आप उनके पेरेंट हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और देखने में आती है कि बहुत सारे पेरेंट्स स्कूल बदलते हैं फ्रीक्वेंटली बच्चों के, तो बार बार मतलब स्कूल बदलना एक अच्छी आदत है या फिर एक बुरी आदत है? एक जैसे हर खराब चीज़ में कुछ अच्छा होता है, तो एक पॉजिटिव चीज़ इसकी होती है कि बच्चा अगर ठीक हो, उसकी पर्सनैलिटी ठीक हो, तो वो अलग अलग माहौल में रहना सीख जाता है। एक सिर्फ एक ही पॉजिटिव देखता हूँ इसमें, बाकी इसके नेगेटिव ही हैं। नेगेटिव कि आपको बच्चे को माहौल देना चाहिए, जिस भी स्कूल में वो रहता है वहाँ के माहौल से वो एडजस्ट होता है, टीचर्स को जानता है, बच्चों को जानता है, दोस्त बनते हैं एक स्कूल में जो लाइफ लॉन्ग चलते हैं। पेरेंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे आने वाले समय में बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके दोस्त हों। जी, एक लाइफ स्किल मानता हूँ मैं दोस्त होना। बच्चे बहुत अकेले हो रहे हैं, अगर आप देखोगे तो बच्चे बस अकेले ही हुए जा रहे हैं। अब वो उसका रीज़न है सर कि वो स्कूल से आए और घर पे उन्होंने काम किया अपना, बाकी टाइम फ़ोन पे बिताया, तो दोस्त तो छोड़ो, माँ बाप से कनेक्टिविटी कम होती जा रही है। यस, और माँ बाप का भी इसमें दोस्त है, माँ बाप भी तो फ़ोन पे लगे हुए हैं, बिल्कुल है ना। घर में अगर 4 मेंबर है, चारों फ़ोन चारों पे लगे फोन हुए पे हैं, तो लगे जरूरत ही हुए नहीं है हैं। किसी को। हकीकत है। तो मतलब एक स्कूल में अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है, छोटी मोटी नाराजगी के लिए स्कूल कभी नहीं बदलना चाहिए। बच्चों को एक जगह मिल जाती है जहाँ वो कंफर्टेबल होते हैं, बार बार हमें उन्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहिए। नए स्कूल में जाएगा, नए माहौल में होगा, नए बच्चे होंगे, नए टीचर्स होंगे, बच्चा एडजस्ट होते होते टाइम लेता है, तो और रिलेशनशिप्स बनते हैं स्कूल में सर ना। पेरेंट्स के सिखाने का तरीका क्या होना चाहिए बच्चों को? बेस्ट तरीका क्या है बच्चों को, जिससे बच्चे जल्दी सीखें चीज़ें? जैसे पेरेंटिंग का मैंने बताया, आप बच्चों को छोड़ दीजिए, पहली बात, उनको जैसे भी वो ग्रो करना चाहते हैं। दूसरी बात, उनको किसी भी चीज़ के लिए कन्विंस ही कर सकते हैं, मतलब बातचीत बातचीत जरूरी करो, है। हैं? यस, सिर्फ वही तरीका वो है। जूते वाला सिस्टम अब लागू नहीं होता। वो अब लागू नहीं होना चाहिए, बल्कि अब नेगेटिव होगा भाई। कोई किसी तरह का, जूते तो बहुत दूर हैं, नेगेटिव कमेंट्स जो हैं वो बच्चों को बहुत डैमेज करते हैं। अच्छा जी। तो जैसे कहते हैं ना, शरीर का घाव तो भर जाता है, आपके मन का और दिमाग का घाव बच्चों को नहीं भरता है। तो मैं ये कहता हूँ, नेगेटिव बोलना भी नहीं है आपको। जूते मारना तो एक अलग बात है, नेगेटिव भी नहीं बोलना चाहिए आपको, बहुत नुकसान करता है। कभी कभी तो बच्चा, और मान लो आपने कुछ उसको नेगेटिव कह दिया और बच्चे ने उसको सच मान लिया, तो लाइफ लॉन्ग नहीं उभर सकता वो बच्चा उससे। जैसे आपने उसको कह दिया कि इसका तो दिमाग ही ऐसा है, तो वो मान लेगा ये दिमाग ऐसा मान है। लेगा, निकम्मा है, मूर्ख है, आपने कह दिया। आपने तो एक बार गुस्से में कह दिया कि तू निकम्मा है, मूर्ख है, किसी काम का नहीं। अगर उसने मान लिया कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो आप सोचिए क्या होगा। प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मतलब एक बच्चे की आपने लाइफ बिल्कुल खत्म कर दी एक लाइन से, कि भी तो किसी काम का नहीं। हो सकता है उस मोमेंट में आपको गुस्सा आया, आपने कह दिया, लेकिन एक बच्चे की लाइफ खराब हो गई। उससे उभारने में आपको इतनी एनर्जी लगे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अच्छा, बहुत ही गंभीर मसला है ये तो, बहुत है? गंभीर समस्या। पेरेंट्स बहुत लाइटली लेते हैं इसको, कि भी हम मूर्ख, नालायक, ये वो कहते रहते हैं। नहीं कहना चाहिए बच्चों। अच्छा, बच्चों के लिए जैसे बेस्ट जॉब कौन सी है आपकी नजर? बेस्ट जॉब जो उनको पसंद हो उन्हें डिसाइड करने दो। वो चाहे मेरे सर सिंगर कहते हो, थे कि पेंटर हो, मतलब कुछ भी बन सकता है बच्चे की। हमें ये परसेप्शन तो बदला है सर, कि अब
बहुत सारे पेरेंट्स जैसे थ्री इडियट्स देख के ये मानते हैं कि जो हाँ, करना हाँ, चाह हाँ। लेकिन करने नहीं दे रहे फिर भी। क्योंकि उनकी खुद की पेरेंटिंग वो ऐसी हुई मानते है। तो हैं ये कि ये बच्चे को अपनी पसंद का करियर चुनना चाहिए, लेकिन करने तो नहीं दे रहे वो ये काम। उसका कारण ये है कि भी हमारी पेरेंटिंग जैसी हुई है ना, हमारे पेरेंट्स ने हमें इसी तरीके से ग्रूम किया है। तो हम पेरेंटिंग भविष्य के लिए करनी चाहिए वैसे, लेकिन हम अपने टाइम जोन के हिसाब से करते हैं। मैं 25 साल पहले पैदा हुआ था, मैं उसी हिसाब से पेरेंटिंग करता हूँ। और वही जो हम जनरेशन गैप कहते हैं या कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, वो यही कि कि हम अपने आप हिसाब से सोचते हैं। अपने हिसाब से सोच रहे हो। आप लैंडलाइन के टाइम में थे, आज मोबाइल है, आप सोच लैंडलाइन के हिसाब से रहे हो कि हमें तो फोन भी यूज नहीं करने देते थे। आपका टाइम अलग था, चप्पल भी नहीं होती थी, जूते भी नहीं होते थे, अब तो हर चीज बदल स्कूल गई। में पानी नहीं होता था पीने, घर से ले हाँ, जाते थे। तो तब टाइम अलग था और अब टाइम अलग अलग है। है। तो हमें पेरेंटिंग, और बच्चे अब नहीं रहने वाले, बच्चे तो भविष्य में रहने वाले हैं, जीने वाले हैं। तो हमें भविष्य का, तो हम इतने स्मार्ट अभी नहीं हो कि हम भविष्य को सोच पाए। बहुत कम परसेंटेज ऑफ पेरेंट हैं जो सेस कर पाते हैं भविष्य में ये होने वाला है, उसी हिसाब से ग्रूम करें। तो पेरेंटिंग तो भविष्य के लिए होनी चाहिए आइडियली। तो जी, हम करते पास्ट के हिसाब पास्ट के से, हिसाब से। रहते हैं प्रेजेंट में। अच्छा सर, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जी, उसकी सही एज क्या है, किस टाइम करना चाहिए? 10th क्लास में से 14 साल का बच्चा सही टाइम और एज होती है। इसमें एक फैक्टर ये होता है कि भी एक तो बच्चे को ठीक से डिसीजन ले पाए, जो भी टेस्ट है उसकी लैंग्वेज को समझ के और जवाब दे पाए। दूसरा टाइम 10th में, क्योंकि 11th में उसको स्ट्रीम डिसाइड करनी होती है, तो 10th में आप टेस्ट लेते हैं तो आपके पास स्ट्रीम का ऑप्शन खुला रहता है। खुला रहता है। आप 12th करवाओ, उसको किसी भी स्टेज पे सकते हो आप, 12th में, ग्रेजुएशन में, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी करवा सकते हैं, सबके ऐसे लिए लोग होता भी है। कर सकते हैं जो अपने आज के करियर में खुश ना हो, हाँ, है ना? हाँ, सभी के लिए, कोई भी कर सकता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट अलग अलग लोगों के लिए होते हैं। कुछ सिर्फ स्कूल्स के बच्चों के लिए होते हैं, एज ग्रुप होता है इनका, तो अलग अलग एज ग्रुप के लिए होते हैं, कोई भी कर सकता है। उसमें उसमें यही चीजें निकल के आती हैं कि भी आप क्या कर सकते हो। अच्छा, क्या कर सकते हैं? तो अभी जो साइकोमेट्रिक टेस्ट, कुछ बच्चे तो ऐसे रहे होंगे जो आपके हिसाब से हाँ, चले होंगे, हाँ, और उनका आपने फीडबैक लिया है, क्या वो दे आर हैप्पी? हाँ, बहुत जो पेरेंट्स ओपन होते हैं रिजल्ट्स के लिए, वो बहुत खुश हुए इस बात को लेके। और मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि एक बच्चा भी अगर सही स्ट्रीम, सही सब्जेक्ट, सही करियर में चला जाता है, तो वो बच्चा आज तो रियलाइज नहीं कर रहा, जब वो लाइफ में 10 साल बाद रियलाइज करेगा, एटलीस्ट मैं और वो सही खुश टाइम रहेगा, खुश रहना रहेगा। बहुत जरूरी है जी। तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है बच्चों के लिए। और पेरेंट पता नहीं क्यों इसको लाइटली लेते हैं कि भी आप अपने बच्चे का करियर नहीं, पूरी लाइफ उसको दे रहे हैं। वो काम आज 14 साल की उम्र का है बच्चा, 70 साल तक मानते हैं भी जिएंगे, तो सारी साल वही उम्र वही करना है उसने। अच्छा, जैसे बच्चों के मनोविज्ञान पे तो आपने काफ़ी पढ़ाई भी की है। बच्चे किसकी बात मानना ज़्यादा पसंद करते हैं, पेरेंट्स की, दोस्त की, या टीचर्स की? जो भी उनसे कनेक्ट करेगा। अच्छा, जो भी उनके दिल के दादा नज़दीक है। दादी होते हैं जैसे, दादा दादी टोटली प्यार होता है उनमें, कोई वो नहीं होते, तो उनको लगता है ये सही। ये ठीक है। अगर पेरेंट और हमारे उनमें थोड़ा बहुत, क्योंकि बायस होता है हमारा, हमारा बच्चा है वही मानता है मेरा मम्मी पापा है, तो 100% बायस होता ही होता है। तो हमारा रिलेशन दादा दादी वाला या दोस्त वाला या टीचर वाला कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक बायस होना ही होना है। जो भी आप काम करोगे आपके मन में भी है, और उसके बच्चों के मन में भी होता है कि मम्मी पापा हैं, जो भी कह रहे हैं इनका कोई बायस है इसके। अच्छा, अच्छा। तो थोड़ा बहुत उतना अच्छा रिलेशन हमारा नहीं हो सकता, लेकिन हम इस पे काम करके दादा दादी या दोस्त जितना ही अच्छा रिलेशन रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते बच्चों को भी बातचीत करके कि ठीक है इस तरीके से, तो एक अच्छा रिलेशन हम डेवलप कर सकते हैं बच्चों के साथ। ज़रूरी नहीं अभी लड़ाई झगड़ा करके ही उनको कुछ समझाना है, कहना है, ऐसा नहीं। पर डागर जी, बच्चों की जो साइकोलॉजी है, अब उनमें प्रेशर बहुत है। हमारे, अगर मैं मेरे समय की बात करूं, आज से 15-20 साल पहले कोई प्रेशर नहीं था किसी प्रकार का भी, करियर का या पढ़ाई का। पर अब तो जन्मजात प्रेशर लेके पैदा हो रहे हैं, है ना? और आप देखोगे डिप्रेशन जैसी चीज़ें इतनी बढ़ रही हैं। आईआईटी आईएम्स में से पिछले 5 साल का डाटा निकालें तो 70 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो आईआईटी के लिए तो कितनी लड़ाई करते हैं जाने के लिए, अगर वहाँ जाके सुसाइड कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस सुसाइड कर रहे हैं,
तो आप समझिए हमारे बच्चे अकेले हो रहे हैं जैसे मैंने बताया, तो भविष्य में जो है दिक्कत है और प्रेशर आना है क्योंकि समय बदलता है। आज अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा हैं, जैसे जब हम थे तो बहुत लिमिटेड सी स्कूलिंग होती थी, लिमिटेड से कॉलेजेस होते थे, आज तो सब कुछ खुल गया, ओपन हो गया जी। जॉब्स इतने ज़्यादा हो गए, पैसा कितना हो गया है। हम्म। तो हम बचपन से सिखाने लगते हैं कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। और अनफॉर्चुनेटली हम कोई पेरेंट बच्चे को ये नहीं बता रहा था कि उस पैसे का करना क्या है। हाँ, कमाना मनी तो है। मैनेजमेंट तो नहीं आता है ना। Yes. अब जैसे बच्चे कहते हैं पापा 10 ही रुपए तो हैं, तो जो 10 ही तो पे आता है ना सर, उसका मतलब ये है कि उसको ये नहीं पता कि इसकी कोई वैल्यू है इस 10 वैल्यू रुपए है। की, है ना। प्लास्टिक मनी हो गया, सब कुछ ऑनलाइन है, आपको पैसे जेब से देते हो तो पता चलता है कि 10 रुपए आप दे रहे हो, वो तो ऑनलाइन ट्रांसफर पेटीएम कर रहे हो तो फिर तो उसको पता ही नहीं 10 गया, 100 गया, 1000 गया, उसके लिए तो एक फिगर गया बस, 10 का फिगर गया, उसके लिए पैसे नहीं है, वो फिगर गया भी 10 रुपए का, कोई बात नहीं। हमारे लिए 10 रुपए मायने 10 रखते रुपए, थे। क्योंकि हम 10 रुपए, हमें मान लो में पेरेंट 10 रुपए देते थे तो वो पूछते थे कि भाई कितने बच्चे, अगर वो 6 की चीज आई तो 4 वापिस भी करने वापस थे। देते थे। आज की केस में वो नहीं है, 10 गया तो 10 गया तो गया। गया। और साथ ही ये वित्तीय साक्षरता बिल्कुल नहीं, जो अच्छा। फाइनेंशियल लिटरेसी है, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं हम। किसी पेरेंट को आप देखो, किसी से पूछो कि जी पैसे का करोगे क्या, बच्चों से पूछ के देखो, उनको भी नहीं पता। पैकेज सबको चाहिए, 10th के, 9th के, 11th के बच्चे से पूछो भी क्या जॉब करनी है जी, ये बनना है, किस लिए बनना है, पैकेज बढ़िया है, इस पैकेज का क्या करोगे, पता नहीं। फिर पैसे कमा के क्या करोगे। तो ये है। और एक जैसे मैं सेक्स एजुकेशन कहता हूँ, दो इशू इतने नेग्लेक्टेड हैं हमारी पेरेंटिंग में, फाइनेंशियल लिटरेसी और यौन शिक्षा, इतने इंपॉर्टेंट इशू। उसमें तो पेरेंट्स के अपनी एजिटेशन है जी, बहुत सारे पेरेंट्स को ही नहीं पता। हाँ, नहीं पता, लेकिन हम ग्रो कर रहे हैं। देखो इंसान यही होता है, हमें ग्रो करना है। और ठीक है, आप पहले दिन ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मदर्स हैं, वो बेटियों से बात कर सकती हैं, पापा बेटों से बात, मतलब शुरुआत कभी तो करनी ही होगी। नहीं सिखाओगे तो दिक्कत क्या है, गलत जानकारी के साथ वो बड़े हो रहे हैं, दोस्तों से लेगा या कहीं और लेगा, सोशल मीडिया से ले रहा है, इंटरनेट से ले रहा है, और वो गलत जानकारी, अजीब सी फैंटेसीज में जी रहे हैं जो हकीकत से बहुत दूर है। तो वो रिलेशनशिप खराब करते हैं बड़े होकर। बच्चे तो हमारे ही हैं भाई, जैसे हम पढ़ना सिखा रहे हैं वैसे ही पैसे के बारे में भी बताना चाहिए, बेटा करोगे क्या इसको। हाँ भाई, पैसे कमाओगे तो क्या करना, क्या करोगे। पैसा सिर्फ आप अपने लिए कमा रहे हो, समाज में दान देना चाहिए आपको, इन्वेस्ट भी करना चाहिए आपको, बचत भी करनी चाहिए आपको, और खर्च भी करना चाहिए। 4 चीज़ें मैं बताता हूँ, साइड फॉर्मूला बोलता हूँ मैं इसको, सेव, इन्वेस्ट, डोनेट और एक्सपेंडिचर। अच्छा, तो ये चारों चीज़ें पैसे के साथ आपको करनी चाहिए, तभी तो, नहीं तो उस पैसे का क्या फायदा है। हम कहते हैं समाज में दान दो, अब जरूरतमंद की मदद करो अगर आप कर सकते हो। ठीक बात है सर। तो सर किसी को आपसे अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाना हो तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझे। क्या मैं आपका जो फोन नंबर हाँ है, जी, वो नंबर आप शेयर इस कर पे सकते हैं। शेयर कर सकते हैं? हाँ जी, वो नंबर आप शेयर कर सकते हैं। टाइमिंग क्या रहेंगी, किस टाइम आपको कांटेक्ट करें वो लोग? सुबह 9 से 2 बजे के बीच, शाम को 4 से 7 बजे के बीच आप संपर्क कर जी, मैं सकते हैं। संपर्क कर सकता हूँ। ऑनलाइन भी हो सकता है ये टेस्ट? हाँ, टेस्ट ऑनलाइन ही होता है। अच्छा। कहीं पर भी आप बैठे हो ऑल इंडिया में, अच्छा। तो वहीं से आप दे सकते हैं। काउंसलिंग के लिए फिर आप मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, अदरवाइज जूम के थ्रू भी हो सकता है, फोन काउंसलिंग भी ऑनलाइन हो सकती है? कहीं पर भी आप बैठे हो ऑल इंडिया में तो आप वहीं से उसको करवा सकते हैं। टेक्नोलॉजी का फायदा। हाँ, टेक्नोलॉजी का यही फायदा है हमें, एक्सेस। सर आप बात चल रही थी, सबसे लास्ट में आप 2 या 3 किताबों के नाम बताइए जो बच्चों को आप कहना चाहेंगे कि वो पढ़ें। उनको बच्चों को बहुत सारी बुक्स हैं वैसे तो। रस्किन बॉन्ड एक अच्छे सबके ऑथर हैं, फेवरेट बच्चों के ऑथर सबके फेवरेट हैं। सुधा मूर्ति जी बहुत सिंपल भाषा में किताबें लिखती हैं। और छोटी छोटी जो हमारे बहुत फेमस लीडर्स रहे, फ्रीडम फाइटर्स रहे, इनकी छोटी छोटी बायोग्राफीज आती हैं पब्लिशर्स की, वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। डॉक्टर सर, आप करियर कोच कैसे, मतलब ये जर्नी कैसे, थोड़ा सा बताएंगे एक बार कि करियर कोच तक कैसे पहुंचे आप? जी, क्योंकि जब मैंने बेटे को, मैं और डॉक्टर आरती, हम आपके दोनों ही पिताजी तो education आईएएस थे? हाँ जी, हाँ जी, हैं? मैं और डॉक्टर आरती दोनों ही एजुकेशन से जुड़े हुए हैं।
और जब बेटे को करियर चूज करने की बात आई तो हमें भी बहुत क्लैरिटी नहीं थी। अच्छा, आप भी बहुत घूमे हो। तो जब हमें क्लैरिटी नहीं थी, हम बच्चों को डील करते हैं, तो मैं मानता हूँ पेरेंट्स को बहुत कम हो। और जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं। तो हमने पहले जयपुर से, जहाँ से मैंने काउंसलिंग करवाई थी, तो 2 साल हमने उनको बुलाया अपने बच्चों की काउंसलिंग के लिए स्कूल में, लेकिन वो बहुत कॉस्टली था। अच्छा। उनकी अपनी कॉस्ट है, फिर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कॉस्ट का। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि भी चलो मैं इस चीज़ में रहता हूँ तो क्यों ना मैं इस चीज़ को सीखूं। और हालांकि इस एज में बड़ा मुश्किल होता है कुछ नया सीखना, एक चैलेंज भी था, लेकिन मुझे लगा कि भी अगर एक बच्चा भी सही दिशा ले पाएगा मेरी वजह से, तो उससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं हो सकती। तो फिर मैंने इसको सीखा, मैंने इसके कोर्स की, इसका एग्ज़ाम दिया, सर्टिफिकेशन मिला, और फिर मैंने इसको शुरू एज ए किया प्रोफेशनल शुरू किया। पर प्रोफेशनलिज्म में आपका मकसद ये है कि बच्चों की मदद हो जाए। यस, इसलिए आपने इतनी नॉमिनल सी फीस रखी है। यस, मतलब फीस का मेरा मकसद फीस का नहीं है, मेरा मकसद मदद का कोई ज़्यादा बच्चा है, अफोर्ड ना awareness कर का पाए ज़्यादा तो है। हाँ, उसके किए हैं, लिए मैंने किए हैं, ऐसे केसेस किए हैं हाँ, कि एक सिरसा से एक सब्जी वाला था, तो उसने जैसे मुझे बताया जी मैं सब्जी बेचता हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं फीस नहीं लूँगा आपसे, और मैं आपके बच्चे का टेस्ट करूँगा। मैंने किया, कोई गांव से कई बार बच्चे होते हैं कि जी मैं तो इतनी ही दे सकता हूँ। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, एक लाइसेंस की फीस होती है, तो मुझे कोई लंबा चौड़ा मैटर नहीं करता, भगवान ने मुझे दिया है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ काम करना। तो अवेयरनेस और मदद हो पाए बच्चों की, तो इसलिए मैं इस चीज़ को करता हूँ। दोस्तों, ये थे करियर कोच अमित डागर जी। बहुत ही प्यारे इंसान हैं और इनकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे हमेशा। तो अगर आपके बच्चे 9th 10th के आसपास हैं तो आप साइकोमेट्रिक टेस्ट करवा सकते हैं, करवा लीजिए। मैंने करवाए हैं, इफ़ेक्टिव हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस है और मित्र हैं मेरे पुराने। अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। आप भी सोशल मीडिया के जरिए इनसे जुड़ सकते हैं। आप अगर इसी से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इसके कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल लिख सकते हैं। मैं डागर सर से गुजारिश करूंगा कि उसका जवाब आप जरूर दें बच्चों को। जरूर। और आप ऐसे ही बच्चों को मार्गदर्शन करते रहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सही दिशा सही समय पे मिलना। तो ये कोशिश थी दोस्तों आपको नए नए लोगों से मिलवाने की, जिसमें एक करियर कोच भी आज शामिल हो गए। डागर सर, आपका शुक्रिया, आपने समय निकाला इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।